जय हिंद। मेरे सनी देओल हूँ और करंट अफेयर के सीरीज में फिर मैं हाजिर हूँ आपके सामने। और 10 करंट अफेयर होंगे, 10 के 10 उत्तर प्रदेश जिसमें भी कवर होगा और इंटरनेशनल और नेशनल दोनों कवर होगा। और देखना इस बार तो इतना मजा आएगा ना करंट अफेयर में। करंट अफेयर की दुनिया में पहले हम लोग ऐसे टीचर होंगे जो करंट के माध्यम से पूरे जीएस को कवर कर दिया जाएगा, इतिहास, भूगोल, संविधान, सबको। ठीक है, तो चलो बिना समय गवाए एकदम समय, मतलब थोड़ा सा 10 क्वेश्चन तो होगा, समय ज़्यादा लगेगा, इसीलिए बात ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा और पढ़ाई पर ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद। चलते हैं, तो पहले हेडलाइंस को कवर कर लेते हैं, जितने हेडलाइंस हैं। ठीक है, तो जितने हेडलाइंस से पहले एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को बड़ी जल्दी होती है, जाना वाना होता है, तो पहले देख लेते हैं। पहला हेडलाइन है, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एसबीआई द्वारा मोबाइल एटीएम आपके द्वार सेवा की शुरुआत की गई है। हेडलाइन नंबर दूसरा है, हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई। तीसरा है, रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। चौथा है, डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। पांचवा है, एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। छठवां है, रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में पदभार संभाला। सातवां है, 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। आठवां है, पुर्तगाल में खुला दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल। नौवां है, चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की गई। और 10वां है, 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो 10 करंट अफेयर, 10 के 10 एक बार आपने देख लिया कि कितना जबरदस्त है। अब इन 10 करंट अफेयरों के विषय में पूरा विधिवत हम चर्चा करेंगे, और इस कदर चर्चा करेंगे कि करंट अफेयर, ठीक है ना, हमारे सामने आने से एक बार नहीं कहते हैं कि डरे कि यार कैसे जाएं इसके सामने हम। तो याद रखिएगा कि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन ये सब है, और ये जो क्वेश्चन बना है ना, ये मेरे मतलब कि कई घंटे के मेहनत के बाद ये बना है। तो अब देखना, हम इसको इतना जबरदस्त तरीके से ऐड करेंगे। अब है उत्तर प्रदेश। पहला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एसबीआई द्वारा मोबाइल एटीएम शुरू किया गया। ठीक है ना, तो अब जब मोबाइल एटीएम शुरू किया गया, तो ये शुरू जब किया गया तो इसका नाम क्या दिया गया? तो मोबाइल एटीएम आपके द्वार, मतलब इस जो अभियान है, ये सेवा शुरू किया गया, मोबाइल एटीएम आपके द्वार। अब ध्यान से देखो, तो अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी की बात है, वाराणसी में एसबीआई की बात है। ठीक है ना, तो अब हम कैसे इसको कवर करेंगे? तो ये तो पता चल गया कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मोबाइल एटीएम आपके द्वार नामक सेवा की शुरुआत की गई है। अर्थात इस कोरोना महामारी में आप देखेंगे बहुत से लोग परेशान है रुपए पैसे के लिए। भारत में भी, उत्तर प्रदेश में लगन का माहौल भी चल रहा है, जिसके कारण पैसे के निकासी में बड़ी समस्याएं हो रही हैं। और खासकर हमें कोविड-19 का भी ध्यान देना कि यह भी विस्तार ना हो। तो इसलिए एसबीआई ने ये काम चलाया कि एक मोबाइल एटीएम के रूप में एक योजना चला दी है कि घर घर जाके जिसको पैसा होगा उसको ये लोग दे रहे हैं। यही चीज़ है, तो वाराणसी में शुरू हुआ है। तो सबसे पहले हम चलेंगे एसबीआई के पास कि ये एसबीआई, ठीक है ना, ये एसबीआई, तो इसका पूरा नाम जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देख लो ध्यान से मेरे देवलों, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मजा आ जाएगा इस तरह अगर देख लोगे तो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब हम बात करेंगे कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे आया, इसकी यात्रा क्या थी। तो जानते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहले था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक कैसे बना था? 3 बैंकों को मिलाकर, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ मुंबई, इन तीनों को मिला के 1921 में बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। फिर इसके बाद 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण जब कर दिया गया, तो इसका नाम पड़ गया एसबीआई। और जब ये एसबीआई बना तो किस समिति के सिफारिश पर बना? तो पूछ लेता है, तो गोरेवाला समिति के सिफारिश पर बना था। किस समिति के सिफारिश पर? गोरेवाला समिति के सिफारिश पर। ठीक है ना। अब ये अगर पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुंबई, लेन देन के रूप में सबसे बड़ा बैंक है ये हमारा मुंबई। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। तो एक गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को एक नया बैंक
स्थापित कर दिया गया, ठीक है ना, जिसका नाम है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ मैंने बताया? मुंबई। अब देखो छोड़ कैसे दें, मेरे रग रग में छोड़ने वाली बातें नहीं है मेरे लालों। तो अगर देखा जाए तो इसके जो चीफ है उनका नाम है दिनेश कुमार खारा। क्या नाम भैया? दिनेश कुमार खारा। प्रश्न कई बार पूछ लेता है किसके चीफ वर्तमान में चेयरमैन कौन है भैया? तो दिनेश कुमार खारा। यानी कि बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मुंबई, तीनों को मिला के 1921 में बैंक बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। उसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1 जुलाई 1955 में गोरेवाला समिति की सिफारिश पर, ठीक है ना, एक नया नाम दे दिया गया, उसका नाम था SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और अगर देखा जाए तो इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अब दूसरा नंबर है भाई साहब वाराणसी। छोड़ कैसे दे वाराणसी को? जहां पर लोगों की आत्मा स्वर्ग में जाती है मरने से, ऐसे लोगों को हम छोड़ कैसे दें? देखो अब देखो, सबसे पहला प्रश्न तो यहां से वाराणसी से क्या बनेगा? देखो वाराणसी, उत्तर प्रदेश को अलग कवर किया जाएगा, वाराणसी से क्या बनेगा? वाराणसी से क्या बनेगा, ठीक है ना? आपको पता होगा कि विश्वनाथ मंदिर कहां है भैया? वाराणसी। इसके बाद पूछेगा अन्नपूर्णा मंदिर कहां है? वाराणसी। इसके बाद पूछेगा काल भैरव मंदिर कहां है? वाराणसी। मजा आ जाएगा मेरे लालो। अब देखना, काशी विश्वनाथ BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कहां है? वाराणसी में। इसके बाद पूछेगा संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय ये कहां है? वाराणसी। वाराणसी का पुराना नाम काशी। किस नदी किनारे है? गंगा के बाएं की दाएं? जी बाएं। सब्जी अनुसंधान कहां है? वाराणसी। अभी हाल ही में इस सब्जी अनुसंधान में एक ऐसे पौधे का विकास किया गया है जहां पर एक पौधे पर 2 फलों की प्राप्ति हम कर सकते हैं। तो बेटा बिल्कुल, देखो कितना मजा आ गया, एकदम छेद कर दिया मैंने ऐसे प्रश्नों के माध्यम से, ठीक है ना, कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में SBI मोबाइल ATM तो शुरू हुआ मैंने SBI और अन्य बैंकों के माध्यम से। अभी तक एक बात और याद रखना कि अभी तक 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो 20 है, लेकिन एक बैंकों का विलय कर दिया गया जिसकी संख्या 19 हो चुकी है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। तो दिनेश कुमार खारा SBI के चीफ हैं, ठीक है ना। अब देखो वाराणसी को भी मैंने कवर कर दिया। वाराणसी की कई उपनाम भी है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे, घाटों की नगरी, साणों की नगरी, मुक्ति नगरी, ठीक है ना, हरिश्चंद्र नगरी, ये सभी इसी का नाम है। खैर वो तो बार बार रिवीजन होता रहेगा, लेकिन अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको मैंने कवर कर दिया। उम्मीद है कि मजा आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है और पूछ सकता है आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा है क्या, ठीक है ना। और पूछ देगा तो मैं बता दूं अच्छे लोग गड़बड़ हो जाएंगे, जो सोना बाबू के चक्कर में रात भर अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, गरीब इंसान, उनका जीवन में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो सोना बाबू को एक तरफ रखो, मंगल बाबू को याद रखो यार, मजा आ जाएगा। करंट के माध्यम से इस चाय, जो सुबह रूपी चाय चल रही है ना, इस चाय के माध्यम से तुम्हें बिस्कुट नमकीन सब दे दिया जाएगा, ताकि ये एक ऐसी प्रकार की चाय होगी जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, प्रोटीन सब आपको मिलेगा, ताकि आपको फिर से दूध पीने की आवश्यकता ना हो। तो दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है। तो बहुत सुंदर, याद रखिएगा। अगर कोई पूछेगा कि सरकार द्वारा आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। आपको पता होगा हरियाणा में भी कोरोना भयावह रूप ले चुका है। तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, ठीक है ना, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, क्या नाम है उनका? अनिल विज। बड़े खतरनाक आदमी है, दाढ़ी रखे रहते ही है अनिल विज। इन्होंने 1075, ठीक है ना, 1075 के रूप में एक हेल्पलाइन चालू किया है, हेल्पलाइन, ठीक है ना। तो इन्होंने ये कहा है कि भाई साहब, अगर आप आयुर्वेदिक संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन सी दवा आयुर्वेद में लेना चाहिए, ठीक है ना, तो आप इस नंबर पर फोन करेंगे तो आपको वो जानकारी दी जाएगी। मतलब जिस प्रकार से आप देखेंगे कि एक जानकारी लेने वाला नंबर ये घोषित कर दिया गया है, तो आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन, ठीक है ना, तो किसके सरकार द्वारा जारी किया गया है? हरियाणा सरकार द्वारा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज। अब आ जाओ हरियाणा के विषय में जान लेते हैं। पहले तो यहाँ के मुख्यमंत्री पर जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन है भैया? मनोहर लाल खट्टर। कौन है भैया? मनोहर लाल खट्टर। बिल्कुल याद रखना, मुख्यमंत्री जो है यहाँ के मनोहर लाल खट्टर हैं। अब आगे बात कर लेते हैं। अगर पूछेगा डेयरी अनुसंधान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है लालो? डेयरी अनुसंधान करनाल कहाँ पे है? ये भी हरियाणा में है, बिल्कुल याद रखना। अगर हम पूछेंगे कि सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है? सुल्तानपुर
पक्षी विहार कहाँ है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ये भी कहाँ पे है, हरियाणा में। इसके बाद हम थोड़ा सा करंट अफेयर की भी बातें कर लेते हैं। मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुख्यमंत्री सम्मान निधि, ये सब करंट से मैं कवर कर रहा हूं इसको। सम्मान निधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य, योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन है आपका, तो ये है आपका कौन, हरियाणा। इसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से बन सकता है, सरस मेला किस राज्य में लगता है, तो हरियाणा में लगता है, ठीक है ना। तो मैंने एक रूप से आयुर्वेद को भी कवर कर दिया। अब देखो यहां से अगर हम जानेंगे कि अगर पूछेगा आयुर्वेद के जनक किसे कहा जाता है, ठीक है ना, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अगर पूछेगा कि हरियाणा सरकार, मतलब कि हरियाणा सरकार द्वारा जो कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है, तो वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका नाम है अनिल विज, ठीक है ना। उन्होंने, और कभी कभी तो ये पूछ देगा कि जो हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर बताइए, तो बिल्कुल आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मैंने इस टॉपिक को इतना कवर कर दिया ना कि तुम्हारे सामने आने से भी डरेगा एक बार कि यार तो ये तो मंगल पांडे बड़ा अच्छा काम नहीं किया है, हम लोग को कहीं से मौका नहीं दिया है, तो बिल्कुल मौका नहीं देंगे। बस मेरे सनी देओल इतना एक बार पूरे सरसनी नगर से पूरे वीडियो को देख लो, दिमाग में पूरा बन जाएगा, करंट अफेयर के साथ साथ भी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सभी देश कोरोना की वैक्सीन बना चुके हैं, सभी देश कोरोना की वैक्सीन बना चुके हैं, लेकिन उसमें पहली बार रूस ऐसा देश है जो कि अब सिंगल डोज बनाया। जैसे हमारे यहाँ जो भी आप देखेंगे कोवैक्सीन लग रहा था, इसके बाद और भी वैक्सीनें लग रही हैं और देशों में, तो उसके 2 डोज लगते थे, एक आज लग गया तो एक 2-1.5 महीने बाद दूसरा लगता था। इसीलिए हमको लग रहा है कि केसेस ज़्यादा बढ़ी हैं। अब यहाँ पर यह भी अपवाद उठ गया है कि जिनको कोरोना वैक्सीन लग गया वो भी लोग मर रहे हैं, तो जिनको पहला डोज लगा है वो लोग ज़्यादा मर रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग तो हार्ट अटैक से मर रहे हैं, तो उसकी बातें अलग है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रूस ने पहला ऐसा काम किया है कि जो कोरोना वैक्सीन की सिंगल डोज बना ली है, ठीक है ना, सिंगल डोज वैक्सीन। तो ये काम कौन किया है, रूस। तो अभी क्लियर हो गया कि सिंगल डोज बनाने वाला पहला देश कौन सा है, रूस। अब रूस को छोड़ दे कैसे, पहले तो इस वैक्सीनिया पर आ जाते हैं, कोरोना वाली वैक्सीनिया पर। ये जो वैक्सीन बनी है इसका नाम है स्पुतनिक लाइट, है ना। बड़ा मजा आएगा रे मेरे लालो। स्पुतनिक लाइट इसका नाम है। जो पहली वैक्सीन बनी थी, रूस की पहली वैक्सीन, ध्यान से देखना, पहली वैक्सीन का नाम था स्पुतनिक भी। और आपको पता होगा, राज की बात किसी से बताना मत रे, 1957 में प्रथम उपग्रह जिसका नाम था स्पुतनिक, मजा आ गया, स्पुतनिक 1 का सफल परीक्षण कौन किया था, रूस ने किया था। 1957 में ही आप देखोगे कि रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। बड़ा मजा आ गया, एकदम दिल गदगद हो गया। स्पुतनिक ऐसा डोज तैयार किया गया है रूस के द्वारा, ठीक है ना, जो सिंगल डोज होगा, एक ही डोज लगाओ, कोरोना से मुक्ति पाओ। तो स्पुतनिक लाइट उसका नाम रखा गया। पहले वैक्सीन का नाम क्या था, स्पुतनिक भी था। इसके बाद अगर देखा जाए तो स्पुतनिक नामक प्रथम उपग्रह जो कि रूस द्वारा छोड़ा गया था, सोवियत संघ उस समय उसको कहा जाता था, तो इसको द्वारा छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था, 1957 में छोड़ा गया था। 1957 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की भी स्थापना की गई थी। अब देखो रूस है रूसवा के हम कैसे छोड़ दे भाई साहब, नहीं छोड़ेंगे रे। रूस की राजधानी पहला तो मास्को किस नदी के किनारे है, मास्कोवा। किसके किनारे है, मास्कोवा। रूस की मुद्रा क्या है, रूबल, है ना। रूस की संसद क्या है लालो, ड्यूमा। मजा आ जाएगा मेरे लालो, ठीक है ना। फिर पूछेगा खेल यहां का क्या है, राष्ट्रीय खेल, वह है फुटबॉल व शतरंज, ठीक है ना, फुटबॉल व शतरंज। तो अगर पूछेगा कि रूस
की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। किस नदी किनारे है? मॉस्को, मॉस्कोवा नदी किनारे। मुद्रा क्या है? रूबल। संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। इसके बाद अगर पूछेगा यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, शतरंज, ठीक है ना। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, यह भी याद रखिएगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपके जीवन में इस प्रश्न से जो भी दुख होने वाले थे, जो भी समस्याएं होने वाली थी कि जिसके कारण तुम फांसी लगा सकते थे, ये नौबत नहीं आने देंगे हम। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यार मोहब्बत में, और अगला क्वेश्चन कैसा है इस पर नजर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत जबरदस्त, कल का बहुत अच्छा काम हुआ है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है ना, पद के रूप में शपथ ली। मतलब कि डीएमके प्रमुख ने जो एमके स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, ठीक है ना। अभी हाल ही में चुना हुआ है। तो अब यहां पर पहले तो हमको यह पता चल गया कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री अब हुए हैं उनका नाम है एमके स्टालिन, ठीक है ना। अब स्टालिन पर भी हम चर्चा कर लेंगे। इसके बाद ये देख लेते हैं कि जो भैया एमके स्टालिन साहब हैं, ठीक है ना, और यह भी देख लेंगे कि ये तमिलनाडु आ गया, और तमिलनाडु ये सांभर इडली खाने वाले लोग, छोड़े कैसे इनको रे, बड़ा मजा आता है उधर जाने पे, बड़े इंग्लिश में बोल देते हैं, सब चूतिया बना देते हैं हम लोगों को। तो डीएमके प्रमुख जो एमके स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए। अब तो हो गया क्लियर। पहले तो अब डीएमके का फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका नाम है द्रविड़ मुनेत्र कंगम, द्रविड़ मुनेत्र कंगम, ठीक है। अब देखो ये क्लियर हो गया। इसके बाद ये इसी के चीफ हैं, और जानते हैं किसके लड़के हैं? पूर्व मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, उनका नाम था करुणानिधि। करुणानिधि की ये लड़के हैं एमके स्टालिन। और अगर देखा जाए तो इनका स्टालिन नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि जब ये पैदा हुए थे उसके 3 दिन बाद जो जोसेफ स्टालिन था उसकी मृत्यु हो गई थी, तो उसी से मतलब प्रेरित होकर के करुणानिधि ने इनका नाम स्टालिन रख दिया था। अब ये बात कर लेते हैं कि ठीक है साहब मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन अब देखो पहले तमिलनाडु के विषय में चर्चा करेंगे। तो तमिलनाडु के राज्यपाल इसमें कौन है? तो राज्यपाल हैं आपके बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित, तो बिल्कुल याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हो गए एमके स्टालिन, ठीक है ना, और तमिलनाडु के राज्यपाल जो हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके बाद अगर पूछेगा कि यहाँ के राज्यपाल कौन, सॉरी इससे पहले स्टालिन से पहले कौन थे, तो उनका नाम था ई पलानी स्वामी, पलानी स्वामी, ठीक है ना। एआईडीएमके से संबंधित थे, लेकिन अभी एआईडीएमके बुरी तरह हार गई है। अब आ जाओ थोड़े से बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सदस्यों की संख्या देखो लालों, कहां से हम टच कर रहे हैं। विधानसभा सदस्यों की संख्या 234। इसके बाद पूछेगा लोकसभा सदस्यों की संख्या, तो याद रखना लोकसभा सदस्यों की संख्या 38, विधानसभा 234, लोकसभा अब 38, लोकसभा 38 से 8 नहीं है, 38 है। अब देखो यहां पे बहुत और चीज को कवर किया जाएगा, इंपॉर्टेंट चीजों को। पहला टॉपिक अगर पूछेगा कि पोंगल, हाँ भैया पोंगल, और जलीकट्टू, जलीकट्टू, ठीक है ना। पोंगल और जलीकट्टू किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। किससे भैया? तमिलनाडु से। अगला पॉइंट पूछ सकता है कुंडलकुलम, कुंडलकुलम याद आया, और कल्पक्कम, कल्पक्कम जो परमाणु तापघर है ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में। ये कई बार परीक्षा पूछा है, ठीक है ना, तमिलनाडु में ये दोनों स्थित है। फिर पूछेगा आपसे कि केला व फूल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, ठीक है ना। तमिलनाडु केला व फूल उत्पादन में प्रमुख राज्य है। तो अगर देखा जाए, देखो बच्चे ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि आपको गर्दा करने के लिए काफी है, बस आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं तो। अब थोड़ा सा आपसे लाइट इंक चेंज किए हैं क्योंकि एक ही चीज में सबको लिखेंगे तो दिक्कत होगा। अगला अगर पूछेगा मीनाक्षी मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर कहां पे है भैया? मदुरई, मदुरई, ठीक है ना, मदुरई में है। और मदुरई को कहा जाता है मंदिरों का शहर। मदुरई कहां पे है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। अगला पूछेगा नटराज मंदिर, नटराज मंदिर कहां पे है? तो नटराज मंदिर चिदंबरम में है, चिदंबरम, और चिदंबरम भी कहां पे है? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। फिर पूछेगा मामलपुर का मंदिर, मामलपुर का मंदिर कहां पे है? तो मामलपुर का मंदिर भी कहां पे है? चेन्नई में है। और चेन्नई कहां पे है? तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपका यह पूछ सकता है कि साहब
तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य क्या है, उसका नाम है भरतनाट्यम। ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पे है, तमिलनाडु में। इन्नौर बंदरगाह कहां पे है, तो तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु को मैंने पूरा छिन्न विछिन्न कर दिया। तुम चाहो तो तमिलनाडु से पूछ लेना कि क्या वो तुम्हारा जवाब देने के काबिज है। अब एक और चीज मैं भूल रहा हूं तो छोड़ दूं कैसे, चमड़ा अनुसंधान। चमड़ा अनुसंधान कहाँ है, चेन्नई। तो अब एक बार पूरे चीज को कवर किया जाता है, देख लो ध्यान से। अगर प्रश्न पूछेगा कि डीएमके मतलब कि अभी वर्तमान में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ कौन लिया है, स्टालिन किस पार्टी से, डीएमके पार्टी। डीएमके का चुनाव निशान की कैसे क्या है, अब देखो रे चुनाव निशान की बात आ गई। सूरज, उगता हुआ सूरज, उगता हुआ सूरज यहाँ का चुनाव निशान है। तो एमके स्टालिन, और मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एमके स्टालिन। फिर पूछेगा वहां के राज्यपाल कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। फिर पूछेगा भैया कि डीएमके का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा डीएमके का फुल फॉर्म द्रविड़ मुनेत्र कंगम, तमिलनाडु। फिर मैंने कहा कि जो तमिलनाडु, इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन थे, पलानी स्वामी। फिर पूछेगा विधानसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, तो वो है आपका 234। फिर पूछेगा लोकसभा सदस्यों की संख्या 38। फिर पूछेगा भैया कि पोंगल और जलीकट्टू कहां का त्योहार है, तमिलनाडु का। फिर पूछेगा कुंडलकुलम और कलकप्पम जो परमाणु संयंत्र है कहां पे है, तमिलनाडु में। और केला और फूल के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तमिलनाडु का। मीनाक्षी मंदिर कहां पे है, मदुरई। और मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, मदुरई को। फिर पूछेगा नटराज मंदिर कहां है, चिदंबरम। चिदंबरम कहां पड़ता है, तमिलनाडु। मामलपुर का मंदिर कहां है, चेन्नई। फिर पूछेगा कि भैया चमड़ा अनुसंधान कहां पे है, चेन्नई। फिर पूछेगा भरतनाट्यम कहां, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो याद रखना बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त तरीके से बताना, तमिलनाडु। फिर पूछेगा इन्नौर बंदरगाह और तूतीकोरिन बंदरगाह कहां पे है, तो तमिलनाडु। तो उम्मीद है कि तमिलनाडु वाले पलानी अब पलानी में चले गए और स्टालिन स्टाइल दिखाएंगे। अगला प्रश्न दिखाते हैं, जबरदस्त प्रश्न है लालो, ये भी बड़ा उठा पटक हुआ है। यहां पर भी सरकारें गिरा दी गई और सरकारें गिरा के दूसरी सरकार को रखा गया, कितनी राज की बात है। तो प्रश्न है, एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, एन रंगास्वामी। तो अगर पूछेगा कि पुडुचेरी को कौन नहीं जानता, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री अब कौन हुए हैं, तो एन रंगास्वामी हुए हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। इस बात को याद रखिएगा, एन रंगास्वामी हुए हैं पुडुचेरी के मुख्यमंत्री। ये कब मुख्यमंत्री इस पद का शपथ लिए हैं, 7 मई 2021 को। ठीक है ना। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जब हम पुडुचेरी की बात कर लें तो पुडुचेरी देखो कोई क्षेत्र नहीं है, बल्कि 3-4 जो जिले हैं उनका नाम है जो जिले हैं माहे, यनाम, कराईकल, इनको मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है ना, तो उसे पुडुचेरी नाम दे दिया गया। तो अगर देखे पूछा जाएगा तो पुडुचेरी है क्या, तो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास अपनी विधानसभा है। जैसे दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनके पास अपनी क्या है, विधानसभा है। इस बात को याद रखिएगा। तो दिल्ली में भी चुनाव होता है विधानसभा का, यहां पर भी चुनाव होता है। तो पहले तो हम ये चर्चा करेंगे, ये तो पता हो गया कि एन रंगास्वामी यहां के मुख्यमंत्री बने हैं। और अगर देखा जाए तो यहां पर ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा जब है तो विधानसभा सदस्यों की संख्या होगी। तो अगर पूछेगा लालो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है यहां पर, 30। अगर पूछेगा कि ये पुडुचेरी क्या था पहले, तो पहले फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी, फ्रांसीसियों के कब्जे में हुआ करता था। ठीक है ना। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रश्न पूछ सकता है कि पुडुचेरी के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे पुडुचेरी के, तो याद रखिएगा उनका नाम था एडवर्ड गॉबर्ट। अरे बड़ा खतरनाक नाम है रे, गॉबर्ट, है ना, गॉबर्ट एडवर्ड जो गॉबर्ट है ना, यहां के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इसके बाद 20 सितंबर 2006 को पौंडीचेरी से इसका नाम है ना पुडुचेरी कर दिया गया, पुडुचेरी कर दिया गया। और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं वो हैं तमिलाई सौंदरराजन। ठीक है ना, क्योंकि तमिलाई सौंदरराजन तेलंगाना के भी हैं तो उनको अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, इस बात को याद रखिएगा। तो अगर पूछेगा एन रंगास्वामी अभी हाल ही में किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश का शपथ लिए हैं, तो याद रखिएगा पुडुचेरी फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ठीक है ना। इसके बाद अगर पूछेगा ये केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है और विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 30। फिर पूछेगा कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे पुडुचेरी के, तो एडवर्ड गॉबर्ट। फिर पूछेगा कि 20 सितंबर 2006 में पौंडीचेरी से इसका नाम क्या कर दिया गया, पुडुचेरी। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। अगला देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। अगला नंबर है रमन मीनाक्षी सुंदरम। वाह
क्या क्वेश्चन है। रमन मीनाक्षी सुंदरम भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में पदभार संभाला है। रमन मीनाक्षी सुंदरम, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। रमन मीनाक्षी सुंदरम ने भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना, जो भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान है ना, उसके अब जो नए प्रमुख हुए हैं उनका नाम है रमन मीनाक्षी सुंदरम, ठीक है। अब पहले तो बात कर लेते हैं, देखो मीनाक्षी आ गए तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई, अभी पढ़ाए हैं मदुरई मंदिरों का शहर। तो अब अगर आपसे कोई पूछेगा भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक कौन है, रमन मीनाक्षी सुंदरम, तो भाई साहब चावल की बात आ गई। चावल तुम लोग खाते हो, मैं तो नहीं खाता हूं, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ेंगे चावल मावल को यार, ठीक है ना। आ जाओ शुरू करते हैं। तो पहले तो ये देख लेते हैं चावल और चावल का वैज्ञानिक नाम। वाह क्या खोज के क्वेश्चन लाए हैं। तुम्हें मैं बोला ना कि करंट के रूप में ऐसा डोज दिया जाएगा कि तुम्हारा प्रोटीन विटामिन सब मजबूत हो जाएगा। चावल का वैज्ञानिक नाम, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटाइवा, ओरिजा सटाइवा, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटाइवा। मजा आएगा अरे गरीब इंसान हो, देखो कितना, चावल का वैज्ञानिक नाम ओरिजा सटाइवा। फिर पूछेगा विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन कौन करता है, तो कौन करेगा, चीन करेगा, और कौन करेगा। भारत में कौन करता है, भारत में कौन करता है सर्वाधिक चावल का उत्पादन, पश्चिम बंगाल करेगा, ममता दीदी का, और कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, ममता दीदी कर सकती हैं ऐसा। अगला पूछेगा भारत का धान का कटोरा, हाँ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, छत्तीसगढ़ को कहते हैं, वही छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का छोटा भाई। अगला पूछेगा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहां पे है, मनीला, किसकी राजधानी है, बोलो रे, फिलीपींस। अगला राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये कहां पे है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान ये है कहां, कटक। अरे कटक किसकी, उड़ीसा में। और यही कटक में पैदा हुए थे कौन, मेरे सुभाष बाबू, ठीक है ना, पराक्रम दिवस जिनका मनाया जाता है। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम, मैंने मजाक कर दिया, अरे भाई साहब ये चावल वाले ये गरीब इंसान फिर तुम्हारे आसपास नहीं भटकने चाहिए। तो रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, उन्होंने पदभार संभाला। तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा सटाइवा। विश्व में सर्वाधिक चावल का उत्पादन चीन, भारत में कौन करता है चावल का उत्पादन, पश्चिम बंगाल, भारत का धान का कटोरा छत्तीसगढ़, महानदी वाले क्षेत्र को कहा जाता है यार अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान मनीला। फिर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां है, कटक। और मैंने कहा था कि कटक जो है ना वहां पर पैदा हुए थे कौन, अपने सुभाष चंद्र बोस। तो बिल्कुल मैंने रमन मीनाक्षी सुंदरम और चावल के पूरे विषय पर चर्चा कर दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा किस रूप में इंतजार कर रहा है, पूरा ही तो फूल की थाली सजाया है कि मेरे बलम लोग आएंगे। देखो 7 मई को विश्व भर में विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया। वाह क्या मुंह छीन लिया क्वेश्चन रे। अब पहला प्रश्न तो ये कि ये तो तुम पढ़ चुके हो 7 मई को विश्व भर में एथलेटिक दिवस। तो याद रखना कि अगर विश्व एथलेटिक दिवस पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, विश्व एथलेटिक दिवस पूछेगा तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है 7 मई को, ठीक है ना। विश्व एथलेटिक दिवस मनाया जाता है 7 मई को। तो 7 मई को और ही कुछ मनावल जाला, देखा का मनावल जाला। तो 7 मई को एक और चीज मनाया जाता है जिसे कहते हैं बैसाख दिवस। क्या मनाया जाता है, बैसाख दिवस। तो याद रखिएगा 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया तो जाता ही है, लेकिन 7 मई को बैसाख दिवस भी मनाया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एथलेटिक की बात आ गई तो एथलेटिक हमारे पास भी है धावक मिल्खा सिंह, है ना, पीटी उषा, डिंग एक्सप्रेस यानी कि हिमा दास, तो इन लोगों को भी कवर कर लिया जाता है। तो याद रखिएगा पहले तो इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि पहला देखो ये जो विश्व एथलेटिक दिवस है ना, इसका कोई डेट फिक्स नहीं है कि एक साल में इसी तारीख को मनाया जाता है, हर साल अलग अलग दिन मनाया जाता है। इस तारीख को मनाया गया है, 7 मई को मनाया गया है। तो अगर पूछेगा पहला या प्रथम एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1996 को मनाया गया था प्रथम विश्व एथलेटिक दिवस। अगला है, अब हम पहले बात कर लेते हैं कि भारत में उड़न परी किसे कहा जाता है। तो उड़न परी कहा जाता है पीटी उषा, ये एथलेटिक्स से संबंधित है, पीटी उषा। फिर पूछेगा फ्लाइंग सिख किसे कहा जाता है, अरे कौन नहीं जानता, भारत के गौरव को बढ़ाने वाले मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह। अगला अगर पूछेगा डिंग एक्सप्रेस
किसे कहा जाता है, तो डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहा जाता है। ये हिमा दास जो है ना, इन्हें डिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, याद रखिएगा। असम के छोटे से गांव से आती हैं, अभी असम सरकार ने डीएसपी पद पर तैनात किया गया है। तो 7 मई को विश्व भर में एथलेटिक दिवस मनाया गया। कब से मनाया जाता है? 1996 से। 7 मई को कौन सा दिवस और मनाया गया है? बैसाख दिवस। इसके बाद अगर पूछेगा प्रथम एथलेटिक दिवस कब मनाया गया था? 1996 में। उड़न परी किसे कहते हैं? पीटी ऊषा। फ्लाइंग सिख किसे कहते हैं? मिल्खा सिंह। और डिंग एक्सप्रेस किसे कहते हैं? हिमा दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि समय को भी देखना होगा, नहीं तो तुम बोर होने लगोगे मेरे लाल और लालियों। तो थोड़ा उम्मीद बताते जाओ कि कैसा क्वेश्चन आपको लग रहा है। अगला प्रश्न है, पुर्तगाल में खुला दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल। पहला विश्व का ऐसा देश बना है जिसने यात्रियों के लिए सबसे लंबा पैदल चलने के लिए पुल बनाया है। केवल उस पर लोग पैदल चलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा पुल बनाया है, कौन बनाया है? पुर्तगाल। अरे वही पुर्तगाल है जिसने हमें गुलामी के जंजीर में बांध के गए। ये सब भारत में आए और काली मिर्च के चक्कर में आए। काली मिर्च के चक्कर में, शायद ये काली मिर्च नहीं होती तो हम गुलाम नहीं होते। खैर वो बात की बात है। तो हम बात करेंगे पुर्तगाल में। ये याद रखिएगा, पहला विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल कहां बना है? पुर्तगाल में। तो अब पुर्तगाल की बात करेंगे, फिर पुल पर जाएंगे। आ जाओ रे पुर्तगाल मेरे। पुर्तगाल की पहले राजधानी की बात कर लेते हैं। राजधानी लिस्बन। कहां है भैया? लिस्बन। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? लिस्बन। इसके बाद अगर पूछेगा मुद्रा, मुद्रा मतलब पैसा, इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। सर सच में अगर मुद्रा ना होती ना तो आज ये जो कोरोना वायरस है ये भी नहीं आता। गरीब लोगों को कौन पूछने वाला जी? नहीं, ठीक है ना। लेकिन अब सभी लोग अमीर हो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन अब गरीब हो जाएंगे। तो मुद्रा यहाँ की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? यूरो। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है ना, मुद्रा क्या है? यूरो। फिर पूछेगा कि भाई साहब ये प्रथम पुर्तगाली जो भारत में आए थे, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा, और कहा जाता है इसी ने भारत की खोज की थी। ये क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, लेकिन बस नाम दे दिया गया है। प्रथम पुर्तगाली यात्री। अगर पूछेगा द्वितीय पुर्तगाली यात्री, तुम प्रथम को जानते हो, द्वितीय लोग को पहली बार आज लोग जानेंगे कई लोग। उसका नाम है पेड्रो अल्ब्रेजा कैब्राल। पेड्रो अल्ब्रेजा कैब्राल, ठीक है ना। पेड्रो अल्ब्रेजा कैब्राल। तो याद रखना मेरे लाल और लालियों, पेड्रो अल्ब्रेजा कैब्राल द्वितीय पुर्तगाली यात्री था। देखो मैंने दिल में छेद कर दिया पुर्तगालियों के। यह पुर्तगाली भारत को परेशान किए थे, अब नहीं पुर्तगाली परेशान करेंगे। भारत में पहले आने वाले भी विदेशी और जाने वाले भी अंतिम विदेशी यही है, पुर्तगाली हैं। अब देखो पुल की बात कर लेते हैं। तो सबसे लंबा जो पुल बना है तो एक नामो होगा। तो इस पुल का जो नाम है ना, बहुत सुंदर नाम है, अरोका। अरोका नाम है। और किस नदी पर है ये? तो नदी का नाम है पाइवा नदी। पाइवा नदी। तो याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे लंबा पैदल यात्री पुल है उसका नाम है अरोका, और सबसे जिस नदी पर बना है वो पाइवा नदी पर बना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारत का सबसे लंबा नदी पुल। भारत का सबसे लंबा नदी पुल, नदी पुल याद रखना यह है आपका बहुत सुंदर ढोला सदिया ब्रिज। ढोला सदिया ब्रिज। अब ढोला खाने वाला ढोला नहीं है रे, इसका नाम ढोला। ढोला एक जगह है, ढोला से सदिया को जोड़ता है, इसलिए उसका नाम पड़ा था ढोला सदिया ब्रिज। लेकिन अब इसका नाम हो चुका है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है ना। बिल्कुल याद रखिएगा, लोहित नदी पर है, 9.15 किलोमीटर लंबा है। तो विश्व का सबसे लंबा यात्री पैदल यात्री पुल जो बना है अरोका, ठीक है ना। किस नदी पर? पाइवा नदी पर। भारत का सबसे लंबा नदी जो पुल है, ठीक है ना, ढोला सदिया ब्रिज, उसका नाम वर्तमान में भूपेन हजारिका हो चुका है। 9.15 किलोमीटर लंबा है, लोहित नदी पर, ढोला को सदिया से जोड़ता है। तो उम्मीद है कि प्रश्न पसंद में आया होगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पुर्तगालियों को छोड़ देते हैं क्योंकि ये कमजोर हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की गई है। बहुत जबरदस्त प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है। आपको पता है कि चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत क्या है? तो पहले याद रखना कि चेकमेट है क्या। यह एक योजना बनाई गई है, जो भी चेस खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, कोरोना वायरस के चलते जो भी इसमें काम करने वाले वर्कर्स हैं, ठीक है ना, उनकी स्थिति नाजुक हो चुकी है। और जब नाजुक हो चुकी है तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो जो भी कोविड के मतलब कि चेस खेलने वाले या चेस के जो भी संस्थान हैं, उन्होंने एक योजना बनाई कि हम उनकी सहायता करेंगे, जिनके पास पैसा ज़्यादा है उनको देंगे। तो यही एक योजना है जो कि चेस से जुड़े लोगों की सहायता करने का एक पहल की शुरुआत की गई है। यही है चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की गई है। तो इस बात को याद रखिए। अब देख लेते हैं कि जो चेकमेट कोविड पहल है, तो अब ये किससे संबंधित है? मैंने बोला भैया ये चेस से संबंधित है, ठीक है ना। और चेस से संबंधित है, इसके अंतर्गत जो भी चेस समुदाय से जुड़े लोग हैं उनको कोविड महामारी में सहायता किया जाएगा। अब
हम बात कर लेते हैं कि ये जो चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो ये विश्व चेस संघ के द्वारा की गई है और उसमें इसका सहयोग दिया है भारतीय चेस फेडरेशन ने। और अगर अब तो ये तो पता चल गया कि चेस से संबंधित लोगों की सहायता करने के लिए, चेस समुदाय के लोगों की सहायता करने के लिए चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की गई है। मैंने कह दिया विश्व चेस संघ द्वारा और भारतीय चेस फेडरेशन द्वारा इसकी मतलब ये योजना शुरू किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व में अगर पूछेगा, ठीक है ना, कि विश्व चेस संघ के अध्यक्ष कौन है, उनका नाम है अर्कडी ड्योकोरविच है ना, ये इसके अध्यक्ष हैं। अगर पूछेगा, अब देखो यहां पर ये तो हमें क्लियर हो गया, विश्व चेस संघ के अध्यक्ष भी कवर कर लिए। अब देखो भारत में चेस संघ का चैंपियन कौन है, 5 बार के विजेता, वो भी इसमें योगदान दे रहे हैं। 5 बार के विश्व चेस चैंपियन विजेता विश्वनाथन आनंद, मास्टरमाइंड, इनकी प्रसिद्ध रचना भी लिंक करेंगे इसको, विश्वनाथन आनंद, ठीक है ना। विश्वनाथन जो आनंद है ना, ये 5 बार के विश्व चैंपियन विजेता, इस बात को याद रखना। इसके बाद अगर देखा जाए तो रैपिड चेस चैंपियन, ठीक है ना, जो रैपिड चेस चैंपियन है उनका नाम है कोनेरू हम्पी। ये सभी लोग ये विश्व वाला, भारत वाला, ये लोग सभी लोग मिलकर ये इस पहल की शुरुआत की है ताकि चेस समुदाय जो है ना की मदद किया जा सके इस कोविड के महामारी में, ठीक है ना। अब तो ये पता चल गया विश्व चेस संघ के अध्यक्ष कौन है, अर्कडी ड्योकोरविच, बड़ा खतरनाक नाम है, इसको पढ़ लेना तुम लोग, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं विश्वनाथन आनंद। अब विश्वनाथन आनंद आ गए तो छोड़ दे कैसे भाई साहब, छोड़ेंगे तुम्हारी बेइज्जती होगी भाई साहब। अगला है मास्टरमाइंड किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो याद रखना मास्टरमाइंड प्रसिद्ध रचना है विश्वनाथन आनंद की। इसके बाद WWF के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, विश्वनाथन आनंद। तो याद रखना विश्वनाथन आनंद 5 बार के विश्व चैंपियन विजेता हैं, चेस चैंपियन विजेता हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मास्टरमाइंड। और अगर पूछेगा कि WWF के ब्रांड एम्बेसडर भी कौन है, तो विश्वनाथन आनंद। बहुत जबरदस्त प्रश्न बन सकता है कि चेकमेट कोविड पहल क्या है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जबरदस्त है, लास्ट प्रश्न है आज का। लास्ट प्रश्न है 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई, याद रखना, है ना। अब ये तो क्लियर हो गया कि 7 मई को हैप्पी बर्थडे मनाया गया रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, है ना, जिनको हम गुरुदेव कहते हैं, गुरु जी कहते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ी पहले तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। साहब ये वही गुरु जी हैं, ठीक है ना। इनका पूरा जन्म है 7 मई 1861। जब हमारे यहाँ 1861 का अधिनियम आया था उसी समय पैदा हुए थे। इनके पिताजी का नाम देवेंद्र नाथ ठाकुर, हाँ वही देवेंद्र नाथ ठाकुर, और जिन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। जानते हो रविन्द्रनाथ टैगोर 14 भाई बहन थे, बहुत राची बात है ना, 14 भाई बहन, और 14 के 14 बड़े खतरनाक पोस्ट पर पहुंचे थे। अरे भारत के प्रथम ICS सत्येंद्रनाथ टैगोर इन्हीं के घर के हैं, ठीक है ना। बड़े टैगोर हैं, पढ़ लेना उसको थोड़ा, लेकिन 14 लोग हैं, सोचने की बात है। वर्तमान में 14 हो जाएंगे तो लोग देखने आएंगे कि हाय रे तेरे 14 लाल। तो 7 मई को रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाई गई। 7 मई 1861 को पैदा हुए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अब बात कर लेते हैं 1913 महीने एशिया का पहला नोबेल है ना, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, एशिया का पहला नोबेल। इसके बाद अगर पूछेगा इनका उपनाम गुरुदेव और दिया कौन था, महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी को बोला कि आप तो महात्मा हैं, तो जाहिर सी बात है अगर महात्मा इनको कुछ ना बोलते तो बुरा लगता है इनको, इसलिए बोले कि आप तो गुरुदेव हैं, आपस में दे लेके काम निपटा लिए। इसके बाद भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता भी, राष्ट्रगान के
रचयिता भी कौन है भैया, ये गुरुजी हैं अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, बांग्लादेश का अमार सुमार बांग्ला है ना, उसके भी रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद इनको अंग्रेजों ने सर की उपाधि दी थी, सर की उपाधि। लेकिन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जब जनरल डायर ने किया तो इन्होंने जो सर की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था उसको त्याग दिया, बोले भाग अपना सरमर की उपाधि हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद 1896 के कांग्रेस अधिवेशन के कलकत्ता में, ठीक है, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इन्होंने ही, ठीक है ना, वंदे मातरम को गाया था। तो याद रखना 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम जो कि हमारे राष्ट्रगीत है उसको गाने वाले शख्स भी कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि इनकी प्रमुख रचना है। 1913 में इन्हें एशिया का पहला नोबेल मिला था। गुरुदेव के उपनाम से जाना जाता। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता और बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता भी कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, ठीक है ना। तो अगर पूछेगा इनकी जन्म तिथि कब मनाई जाती है, इनकी जयंती कब मनाई जाती है, तो 7 मई को पैदा कब हुए थे, 7 मई 1861 को। तो उम्मीद है कि पूरा क्वेश्चन सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।